कहानी की शुरुआत होती है और हमें ह्यून नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो बहुत ही मेहनती और ईमानदार आदमी है और ड्राइवर की नौकरी करके अपना गुजारा करता है। एक रात जब वो अपने घर लौट रहा था तभी उसकी नजर एक कार पर पड़ी जिसका टायर पंचर हो गया था। वो अपनी वैन से उतरकर उस कार के पास गया और उसमें बैठी लड़की से पूछा, मैडम क्या आपको कोई मदद चाहिए? जिस पर वो लड़की बोली, नहीं शुक्रिया, बस कुछ ही मिनटों में मेरा ड्राइवर आने वाला है। ह्यून बोला, ठीक है मैडम, फिर मैं चलता हूँ, आप अपना ख्याल रखना। लड़की को लगा कि वो चला गया, पर तभी ह्यून अपनी वैन उसकी कार के सामने लाकर खड़ी कर देता है और जैसे ही लड़की ने लाइट जलाई, ह्यून ने पागलों की तरह उस पर हमला कर दिया। वो भागने की कोशिश करती है पर दूसरी ओर से दरवाजा जाम था। वो लड़की मदद के लिए चिल्लाती है पर ह्यून किसी जंगली जानवर की तरह हथौड़े से उसे पीट पीट कर अधमरा कर देता है। इसके बाद वो खून में लथपथ उस लड़की को घसीटकर अपने घर ले गया, पर हम देखते हैं कि उस लड़की में अभी भी थोड़ी जान बाकी थी। ह्यून उसके हाथ बांध देता है ताकि वो भाग ना सके। इसके बाद उसने अपनी पसंद का चाकू उठाया और उस पर धार लगाने लगा। ह्यून उसके शरीर को छूकर कहता है कि तुम्हारी स्किन तो बहुत सॉफ्ट है, मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वो उससे रहम की भीख मांगती है और कहती है, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं किसी को आपके बारे में नहीं बताऊंगी। वो ये भी बताती है कि वो माँ बनने वाली है, पर यह जानकर भी ह्यून को उस पर जरा भी दया नहीं आती और वो उसे मार डालता है। इसके बाद उसने उस लड़की के टुकड़े किए और उन्हें अलग अलग थैलियों में भरकर नदी किनारे फेंक आया, पर इस दौरान उस लड़की की एंगेजमेंट रिंग गिरकर नाली में फंस जाती है, जिस पर ह्यून का जरा भी ध्यान नहीं जाता। उसका बेरहमी से कत्ल करने के बाद ह्यून ने उस जगह को तेजाब से रगड़ रगड़ के अच्छे से साफ किया ताकि मांस की बदबू ना आए। फर्श पर लगे खून के धब्बों से साफ पता चला था कि उसका पहली बार नहीं है, वो पहले भी इस जगह पर कई लड़कियों को मौत की घाट उतार चुका था। लाश को ठिकाने लगाने के बाद ह्यून रोज की तरह अपने काम पर निकल जाता है, जैसे कि किसी का खून करना उसके लिए बड़ी आम बात हो। लेकिन उसे पता नहीं था कि कल रात उसने जिस लड़की को मारा वो रिटायर पुलिस कमिश्नर की बेटी थी। इसके बाद हम कुछ बच्चों को देखते हैं जो नदी किनारे अपनी खोई हुई बॉल ढूंढ रहे थे। इधर उधर डंडा मारते मारते उन्हें वहाँ एक काली थैली मिली जिसके अंदर किसी का कटा हुआ कान था। बच्चों ने तुरंत इसके बारे में पुलिस को बताया, जिसके बाद 100 से भी ज्यादा पुलिस वाले उस जगह पर बची हुई बॉडी की तलाश करने लगे। अब क्योंकि गायब होने वाली लड़की कमिश्नर की बेटी थी, इसीलिए सारे मीडिया वाले क्राइम साइट को घेर लेते हैं, जिससे लाश को ढूंढना और भी मुश्किल हो जाता है। एक पुलिस वाला जैसे ही थोड़ी आगे गया, उसे वहाँ किसी के बाल दिखाई दिए और जब उसने डंडे से उसे पलटा तो पाया कि ये तो कमिश्नर की बेटी का सर था। लाश के मिलते ही वहाँ भगदड़ मच जाती है। पुलिस वाले ने सर को जल्दी से एक बॉक्स में डाला और उसे लेकर फोरेंसिक टीम की ओर भागा, पर मीडिया वाले उसके कटे हुए सर की फोटो खींचने के लिए इतने नीचे गिर चुके थे कि उन्होंने बॉक्स को ही गिरा दिया, जिससे उस बेचारी लड़की का सर कई लोगों के पैरों तले रौंदा जाता है, जो देख उसके पिता की रूह कांप उठी। लड़की का मंगेतर भी ये सब होते हुए अपनी आंखों से देख रहा था, पर वो इतने सदमे में चला गया कि वो हिल तक नहीं पाता। उन्हें उसके बस कुछ ही बॉडी पार्ट्स मिलते हैं, बाकी के पार्ट्स या तो गायब हो गए या फिर उन्हें चील कौवों ने खा लिया। कमिश्नर किम से माफी मांगता है कि वो अपनी बेटी को उस दरिंदे से बचा नहीं पाया, पर किम खुद को भी सू की मौत का उतना ही जिम्मेदार मानता था जितना कि वो, क्योंकि जिस रात उसका मर्डर हुआ उस रात किम ने ही सू को वहाँ कार पार्क करके इंतजार करने को कहा था। उन्होंने सू का अंतिम संस्कार किया, पर किम उससे वादा करता है कि वो उसे मारने वाले को नहीं छोड़ेगा। इसके बाद किम अपने सीनियर से 2 हफ्तों की छुट्टी मांगता है। उसके साथ जो हुआ उसे देखते हुए उसकी छुट्टियां ग्रांट कर दी गईं, पर ये छुट्टियां किम ने शोक मनाने के लिए नहीं ली थी। वो उस कातिल को ढूंढकर उसे अपने हाथों से मारना चाहता था। किम अपने एक खास दोस्त से एक जीपीएस और एक माइक्रोफोन लेता है। इसके बाद उसने उन सभी सस्पेक्ट्स की लिस्ट निकाली जिन पर पुलिस को शक था। इस लिस्ट में 4 लोगों के नाम थे, जिसके बाद किम एक एक कर सब पे नजर रखने लगता है। एक रात वो दबे पांव अपने पहले सस्पेक्ट के घर में घुसता है, जहां उसने देखा कि वो आदमी अपने कंप्यूटर पर अश्लील फिल्में देख रहा था। किम ने उसे बहुत मारा और वायर से तब तक उसका गला घोटा जब तक वो बेहोश नहीं हो गया। जब उसे होश आया तो वो खुद को कुर्सी से बंधा पाता है। वो किम से रहम की भीख मांगता है, पर किम ने उसे कुछ तस्वीरें दिखाई और कहा, पहचानते हो इसे? सस्पेक्ट पहचानने से मना कर देता है, जिसके बाद किम ने गुस्से में एक हथौड़े से उसके प्राइवेट पार्ट पर मारा और वहां तब तक मारता रहा जब तक वो दर्द से अधमरा नहीं हो गया। किम ने उसे सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया, जिसके बाद कुछ लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। उसके टॉर्चर से वो इतना डर गया था कि वो खुद ब खुद अपने सारे गुनाह कबूल कर लेता है। पता चला कि उसने कुछ महीने पहले 2 स्कूल की लड़कियों का रेप और मर्डर किया था, पर कोई सबूत ना होने के कारण पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही थी। पुलिस पूछती है, तुम्हारी ये हालत किसने की? उस रात तुम्हारे घर में कौन घुसा था? पर सस्पेक्ट उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। वो बस इतना कहता है कि सर प्लीज मुझे बचा लो, वरना वो मुझे मार डालेगा। पुलिस को भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन था जिसने इस जैसे दरिंदे में भी मौत का डर बैठा दिया। इसके बाद किम अपने दूसरे सस्पेक्ट के पास जाता है। इसने भी कई घिनौने काम किए थे पर कभी पकड़ा नहीं गया। किम उसके स्कूटर को टक्कर मारकर उसे नीचे गिरा देता है। इसके बाद उसने उसे खूब पीटा और उसे सू की फोटो दिखाकर उसे पहचानने को कहा, लेकिन ये सस्पेक्ट भी सू को पहचानने से इनकार कर देता है। अब सिर्फ 2 लोग बचे थे
जिसमें से एक सस्पेक्ट ह्यून भी था। दोनों में से उसे किसी एक को चुनना था। किम दूसरे वाले सस्पेक्ट से पूछताछ करने की सोचता है, लेकिन पता नहीं उसके दिमाग में ऐसा क्या आया कि उसने अपना मन बदल लिया और सबसे पहले ह्यून पर नजर रखने की सोची। उसी रात हम एक लड़की को देखते हैं जो बस स्टॉप पर खड़ी अपनी बस के आने का इंतजार कर रही थी, पर काफी देर तक खड़े रहने के बाद भी वहाँ कोई बस नहीं आती। वो अकेली है ये सोचकर उसका दिल घबराने लगा। हर गुजरता सेकंड उसे बेचैन कर रहा था। पर तभी उसके सामने एक वैन आकर रुकी। ह्यून कहता है, मैडम बसें चलना बंद हो चुकी हैं, आपको कहाँ जाना है? मैं आपको लिफ्ट दे सकता हूँ, क्या आप मेरे साथ चलना पसंद करेंगी? वो उसके साथ नहीं जाना चाहती थी, पर जब उसे पता चला कि इस रास्ते पर आने वाली ये आखिरी गाड़ी है तो उसे थोड़ी घबराहट होने लगी। अब क्योंकि ह्यून भी शक्ल से बहुत शरीफ लगता था, इसीलिए वो उस पर भरोसा करके वैन में बैठ जाती है। थोड़ी दूर चलते ही ह्यून अपनी वैन की पिछली सीट पर कुछ ढूंढने लगता है। शुरू में तो उस लड़की ने इग्नोर किया, पर जब वो बार बार उसे ढूंढने के लिए पीछे मुड़ने लगा तो उसे थोड़ी सी बेचैनी होने लगी। इसके बाद ह्यून एक लोहे की पाइप निकालकर उसके सामने रखता है और कहता है, आपको लग रहा होगा ना कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या आपने ऐसी चीज पहले कभी देखी है? इससे पहले वो लड़की कुछ समझ पाती, ह्यून ने उस पर हमला कर दिया और उसे पाइप से पीट पीट कर मार डाला। इसके बाद ह्यून उसे अपने घर लाता है और उसके टुकड़े करके उसे कहीं दूर फेंक देता है। एक हफ्ते के अंदर ये उसका दूसरा मर्डर था, पर उसे अपने किए का कोई पछतावा नहीं होता, क्योंकि उसे ये करने में बहुत मजा आता था। इसके बाद हम किम को देखते हैं जो ह्यून को ढूंढते हुए उसके घर आता है, जहाँ उसे ह्यून का परिवार मिला जो बहुत गरीबी में जी रहा था। ह्यून ने कई लोगों से उधार भी ले रखा था, जिस वजह से लोग आए दिन उसकी माँ को परेशान करते थे। उन्हें लगा कि किम भी उनसे पैसे लेने आया है, पर किम उन्हें झूठ बोलता है कि वो इंश्योरेंस कंपनी से है और उन्हें ह्यून के इंश्योरेंस के पैसे लौटाने आया है। पहचान के लिए उसने ह्यून की माँ से उसकी कोई फोटो मांगी, पर उनके पास हाल फिलहाल में उनकी कोई फोटो नहीं थी। किम जानना चाहता था कि वो सही घर में आया है कि नहीं, जिसके बाद उन्होंने उसे ह्यून की नई तस्वीर दिखाई और पूछा, क्या यही आपका बेटा है? वो बूढ़ी औरत ह्यून को तुरंत पहचान लेती है, लेकिन उसका ये नया रूप देखकर वो थोड़ी डर गई, क्योंकि जिस ह्यून को वो जानती थी वो इतना डरावना कभी नहीं था। घर में किसी को नहीं पता था कि ह्यून अब कहाँ रहता है, लेकिन उसकी अपने बेटे से कभी कभार बात होती रहती थी। किम उससे पूछता है, तुम जानते हो तुम्हारे डैड कहाँ रहते हैं? जिसके बाद वो किम को ह्यून के नए घर पर ले गया, जो काफी सुनसान इलाके में था। ह्यून किसी भी वक्त यहाँ आ सकता था, इसलिए किम जल्दी से उस जगह की तलाशी लेने लगता है। देखने में तो ये कोई आम घर जैसा ही लग रहा था, पर तभी वहाँ उसे ढेर सारे बॉक्सेस मिले जिन पर ताले लगे हुए थे। किम ने जब तालों को तोड़ा तो उसमें उसे ऐसी ऐसी चीजें मिली जिन्हें देखकर किम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ह्यून इतना बड़ा साइको था कि उसने जिन जिन लड़कियों का खून किया था उनके कपड़े, जूते, पर्स, हर चीज अपने पास याद के तौर पर संभाल के रखी थी। किम एक और कमरे में गया और वहाँ खून से सनी फर्श को देखकर समझ गया कि उसने इसी जगह पर उनकी लाशों को काटा होगा। किम ने जब नाली में झांका तो उसे वहाँ एक रिंग मिली, जो देख किम रोने लगता है, क्योंकि ये उसकी और सू की एंगेजमेंट रिंग थी। उस दरिंदे ने उसे कैसे मारा होगा ये सोचकर उसकी रूह कांप जाती है। किम चाहता तो पुलिस को बुलाकर उसे गिरफ्तार करवा सकता था, पर ऐसा करके उसे कभी सुकून नहीं मिलता। वो ह्यून को तड़पा तड़पा कर मारना चाहता था। अगले दिन हम ह्यून को देखते हैं जो बच्चों को स्कूल से पिकअप करके उन्हें उनके घर छोड़ने जाता है। उसके जाते ही वहाँ पुलिस आई, जो टीचर को तुरंत उसे फोन लगाने को कहते हैं, क्योंकि उन बच्चों की जान खतरे में थी। आज नहीं तो कल वो पकड़ा ही जाता, और ये बात ह्यून अच्छे से जानता था। लेकिन जब उसे स्कूल से बार बार फोन आया तो वो समझ गया कि पुलिस उस तक पहुंच चुकी है। पकड़े जाने से पहले उसने सोचा कि क्यों ना एक और मर्डर किया जाए। उसने पीछे नजर घुमाई तो देखा कि बस में अब भी कुछ लड़कियां बैठी हुई थीं। उसने एक एक कर सबके उतरने का इंतजार किया, जिसके बाद वो बस में बैठी आखिरी स्कूल गर्ल को किडनैप कर लेता है। किम ने उसकी बस में पहले से एक ट्रैकर लगा रखा था, जिस वजह से उसे ह्यून को ढूंढने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। उधर हम उस स्कूल गर्ल को देखते हैं जिसे ह्यून जिंदा ही दफनाने वाला था। उसे मारने से पहले ह्यून उसके साथ जबरदस्ती करता है। वो हैवानियत की हद पार करने ही वाला था कि तभी किसी ने उसका नाम पुकारा। ह्यून को लगा कि शायद उसके कान बज रहे हैं, पर जब उसने दोबारा आवाज सुनी तो वो एकदम से चौकन्ना हो गया। जैसे ही उसने किम को देखा उसने उस पर हमला कर दिया, पर किम उसे बहुत मारता है। ह्यून जान बचाकर भागने की कोशिश करता है, पर किम ने उसे पकड़ लिया और उसके मुंह पर प्लास्टिक लपेटकर उसकी सांस रोक दी। दम घुटने की वजह से ह्यून बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर और ऐसा चलता तो वो मर जाता, लेकिन किम ऐसा नहीं चाहता था। वो एक पत्थर उठाकर उसका सर फोड़ने ही वाला था, लेकिन पता नहीं उसके दिमाग में ऐसा क्या आया कि उसने उसे छोड़ दिया। जब ह्यून को होश आया तो वो बहुत दर्द में था। उसे अपने बगल में एक लिफाफा पड़ा मिला, जिसके अंदर कुछ पैसे थे ताकि वो अपना इलाज करवा सके। ह्यून ने जल्दी से कपड़े पहने और वहां से भाग गया, पर उसे पता नहीं था कि उसकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। किम ने उसके पेट में एक जीपीएस और एक माइक्रोफोन डाल दिया था, जिससे वो ह्यून की हर बात सुन सकता था। इसके बाद ह्यून ने अपने घर जाने के लिए किसी से लिफ्ट ली, लेकिन यहाँ भी उसकी किस्मत खराब ही थी। कार में बैठते ही उसे पता चल गया कि ये कार चोरी की है।
क्योंकि कार के नेम प्लेट पर लगे ड्राइवर की फोटो कार चलाने वाले के चेहरे से बिल्कुल मेल नहीं खा रही थी। उसने देखा कि पीछे बैठे उसके पार्टनर के पास हथियार है, पर वो हमला करता उससे पहले ही ह्यून ने ड्राइवर के गले में चाकू घुसा दिया, जिससे उनकी कार आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। उनके बीच भयंकर झड़प होती है, पर ह्यून ने उन दोनों को बेरहमी से मार डाला। उसने जब डिक्की खोली तो उसे वहाँ एक बैग और उस असली ड्राइवर की लाश मिली जिन्हें उन चोरों ने मारा था। उधर किम देखता है कि वो अब आगे नहीं बढ़ रहा, जिसके बाद वो तुरंत उस जगह पहुंचा जहां उसे 3 और लोगों की लाशें पड़ी हुई मिली। इसके बाद ह्यून इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाता है, पर वो अब भी इस बात को लेकर परेशान था कि उसकी ये हालत किसने की होगी। दवाई लेकर वो वहां से जा ही रहा था कि तभी वहां एक नर्स आई, जिसे देखकर ह्यून की आंखों में दरिंदगी वापस लौट आती है, मानो उसे अपना अगला शिकार मिल गया हो। ह्यून उसके पास आया और उससे उसकी उम्र पूछी। वो नर्स से ये भी पूछता है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या। जिस तरह वो उसे बात कर रहा था, अगर उसकी जगह कोई और होता तो अब तक पुलिस आ चुकी होती, लेकिन ये नर्स सिर्फ 22 साल की थी, इसलिए वो खतरे को भाप नहीं पाती और थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है। जब ह्यून क्लिनिक से बाहर गया तब जाकर उसने कहीं चैन की सांस ली, पर जब वो मेडिकल रूम में गई तो उसने देखा कि ह्यून वहीं बैठा उसका इंतजार कर रहा था। नर्स उसे वहां से जाने को कहती है, पर ह्यून उससे बिल्कुल भी नहीं डरता और दरवाजा लॉक कर देता है। वो बोला, मेरी कल की रात बड़ी सुहानी होने वाली थी, लेकिन एक कमीना आया और उसने सब कुछ बिगाड़ दिया। ह्यून नर्स के साथ वो सब करना चाहता था जो वो स्कूल गर्ल के साथ नहीं कर पाया। वो नर्स को उसके कपड़े उतारने को कहता है, पर जब उसने मना किया तो ह्यून उसे डराने धमकाने लगा। नर्स उसे दया की भीख मांगती है, लेकिन ह्यून कहाँ किसी पर रहम करने वाला था। वो नर्स के साथ जबरदस्ती करने लगता है और उसे सारे गलत काम करने को कहता है। किम हॉस्पिटल के बाहर बैठा ही सब सुन रहा था। जब उसे लगा कि उसकी जान खतरे में है तो वो दौड़कर हॉस्पिटल के अंदर आया और एक भारी भरकम फायर एक्सटिंग्विशर उसके सर पर दे मारा। ह्यून चाकू से उस पर हमला करता है, लेकिन किम ने उसे अपने नंगे हाथों से पकड़ लिया, जो देख ह्यून दंग रह जाता है, क्योंकि उसके अंदर उसका बिल्कुल डर नहीं था। किम ने उसे बहुत पीटा और मार मारकर उसे अधमरा कर दिया। नर्स से ये सब देखा नहीं जाता, वो वहां से जा ही रही थी कि तभी किम ने उसे रोकते हुए बोला, अभी मत जाओ, इसका इलाज करना पड़ेगा। वो ह्यून से कहता, इतना कमजोर भी मत बनो, ये तो बस शुरुआत है, तुम्हारी जिंदगी और भी बदतर होने वाली है। किम ने गुस्से में उसके पैर से एक बड़े मांस का टुकड़ा नोच लिया ताकि वो कभी ठीक से चल ना सके। जब उसे होश आया तो ह्यून बहुत दर्द में था। उन्होंने उसका इलाज तो किया, पर उसे कोई पेन किलर नहीं दिया गया, जिसकी वजह से ह्यून अपने शरीर में लगे हर एक टांके के दर्द को महसूस कर सकता था। ह्यून को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने उसे ढूंढा कैसे। वो अपने जूते, कपड़े, कार सब चेक करता है, पर उसे कोई ट्रैकर नहीं मिलता, क्योंकि वो तो उसके पेट के अंदर था। रास्ते में उसकी कार बंद पड़ जाती है, जिसके बाद उसने लिफ्ट मांगने की सोची। अब जाहिर सी बात है कि जिसे वो लिफ्ट मांगेगा उसे मार देगा, पर उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि उसके आगे जो गाड़ी आकर रुकी उसमें ढेर सारे आर्मी ऑफिसर्स थे। वो पूछते हैं, तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है क्या? पर उन्हें देखकर ह्यून को जैसे सांप सूंघ गया, उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। अच्छी बात थी कि उन्होंने उसे पहचाना नहीं, जिसके बाद वो पैदल ही आगे बढ़ने लगता है। उधर किम, जो अब तक उसका पीछा कर रहा था, उसे कमिश्नर का फोन आता है। वो किम को बताते हैं कि पुलिस को लगता है कि मैं उस खूनी का पीछा कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि अब हमें उसे छोड़ देना चाहिए, वो जल्द ही पकड़ा जाएगा। उसकी छोटी बेटी सियोन भी किम को यही समझाती है। वो कहती है, मैं जानती हूँ तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, ये सब करने से सू वापस नहीं आएगी, चाहे तुम उसे कितनी भी सजा क्यों ना दे दो, इससे हालात नहीं बदलने वाले। पर किम कहाँ उसकी सुनने वाला था। वो कहता है, मैं ये सब छोड़ देता, लेकिन ये सब बेवजह नहीं है। वो ह्यून के जरिए उसके जैसे और भी लोगों को पकड़ना चाहता था। इसके बाद हमें एक और सीरियल किलर को दिखाया जाता है जो इंसानों के मांस का शौकीन था। रात में जब ताइजू अपने कुत्तों को इंसानों का मीट खिला रहा था, तभी ह्यून उसके घर में घुस गया और उससे मदद मांगी। पता चला कि वो दोनों कभी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन आज जहाँ ह्यून गरीबी से बेहाल दर दर की ठोकरें खा रहा है, वहीं ताइजू उसका बिल्कुल उल्टा एक शानदार और ऐशो आराम भरी जिंदगी जी रहा था। अपने दोस्त को इंसानों का गोश्त खाता देख ह्यून कहता है, तुम अब तक इससे बोर नहीं हुए? जिस पर ताइजू बोला, बिल्कुल नहीं, ये इतना अच्छा है कि अगर एक बार इसे टेस्ट कर लो तो फिर तुम कोई और गोश्त नहीं खा सकते। उधर किम ने देखा कि ह्यून काफी देर से एक ही जगह पर रुका हुआ है, जिसके बाद उसने फिर से उसका पीछा किया। ह्यून ने अपने दोस्त को उस आदमी के बारे में बताया जो उसकी जान के पीछे पड़ा हुआ था। ताइजू समझ गया कि यह जरूर किसी मरने वाली लड़की का सगा है, या फिर उनकी तरह सरफिरा पागल भी हो सकता है, जिसे शिकारियों का शिकार करना पसंद है। ये बिल्कुल हमारे जैसा है, इसे भी लोगों को पकड़ने और मारने में मजा आता है। वो बोला, मुझे तो लगता है कि इस बार तुम्हारी बैंड बजने वाली है, इस बार तुम्हें थोड़ा संभल कर रहना होगा। उसने ह्यून को आराम करने को कहा, लेकिन ह्यून उठते बैठते सोते जागते बस उसी के बारे में सोच रहा था। उसे ये बहुत रोमांचक लगा। वो उसे पकड़ता है, मारता है और फिर इलाज करवा के छोड़ देता है। ये सब ह्यून को किसी खेल जैसा लग रहा था। वो सोचने लगा कि ये कौन हो सकता है, लेकिन तभी उसे किम के हाथ की वो अंगूठी याद आई जो उसने अपने बाएं हाथ में पहन रखी थी। वैसी हूबहू रिंग उसने उस लड़की के हाथ में देखी थी जिसे उसने एक हफ्ते पहले मारा था।
वो समझ गया कि ये उस लड़की का मंगेतर है जो उसे बदला लेने निकला है। उधर ताइजू अपने अगले शिकार की तैयारी करने चला गया। उसके फ्रीजर में ढेर सारी लाशें पड़ी हुई थीं, पर मांस पुराना होने की वजह से उसने नया मांस काटने का सोचा। नए मांस का मतलब था एक बिल्कुल ही नया इंसान। वो एक जिंदा लड़की को बाहर निकालता है जो पिछले कई दिनों से उसके बेसमेंट में पड़ी हुई थी। कुछ दिन पहले ही उसने उसकी बहन को मारा था और आज उसकी बारी थी। वो लड़की गिड़गिड़ाकर ताइजू से अपनी जिंदगी की माफी मांगती है, पर उसके अंदर इंसानों के लिए फीलिंग्स ही नहीं थी। वो उसे टेबल पर लिटा देता है और उसके टुकड़े करने ही वाला था कि तभी उसका म्यूजिक प्लेयर अपने आप बंद हो गया। ताइजू को बिना म्यूजिक के ये सब करने में बिल्कुल मजा नहीं आता था, इसलिए उसने फिर से म्यूजिक प्लेयर चालू कर दिया। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ा, उसका शिकार गायब हो चुका था। जब वो दोबारा मुड़ता है तो किम को ठीक अपने सामने खड़ा पाता है, जो उसे नफरत भरी निगाहों से देख रहा था। ताइजू ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन किम गुस्से में उसका हाथ ही तोड़ देता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन किम ने उसके हाथ में चाकू घुसा दिया, जिससे वो दर्द में चिल्ला उठता है। ह्यून शोर सुनकर एकदम से चौकन्ना हो गया। वो गन लेकर ऊपर आया और देखा कि किम ने मार मारकर ताइजू की बुरी हालत कर दी थी। उसने तुरंत गोली चलाई, पर किम किसी तरह उससे बचते हुए भाग निकला। ह्यून अपने दोस्त की मदद करता है, लेकिन जब ताइजू ने चाकू निकालने की कोशिश की तो उसका हैंडल टूट गया और वो वहीं फंसा रह गया। उधर किम अपनी जान बचाकर भाग ही रहा था कि तभी ताइजू की गर्लफ्रेंड ने उस पर हमला कर दिया, जिससे किम का एकमात्र हथियार छूटकर नीचे गिर जाता है। वो उसे उठाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, ताइजू पीछे से उस पर झपट पड़ा। किम ने उसे मारकर नीचे गिरा दिया और उसे इतना पीटा कि उसके सर से खून बहने लगा। ह्यून के कदमों की आवाज सुनते ही किम जल्दी से रास्ते में कांटे बिछा देता है और जैसे ही ह्यून ने उस पर पैर रखा, वो दर्द में चिल्लाते हुए नीचे गिर पड़ा, जिसका फायदा उठाकर किम उस पर हावी हो गया। वो इतने गुस्से में था कि मार मारकर ह्यून का सर फोड़ देता है। बदले की आग में अंधा हो चुका किम ये भूल ही गया था कि अभी उसे ह्यून को जिंदा रखना है। उसकी यही एक गलती सब कुछ बर्बाद कर सकती थी, इसलिए वो जल्दी से ह्यून को हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है। अगले दिन पुलिस को ताइजू के घर पर ढेर सारी लाशें बरामद हुई, जिनकी हालत देखकर उनकी रूह कांप उठती है। पुलिस ने ताइजू को तो अरेस्ट कर लिया, लेकिन उनका मेन सस्पेक्ट ह्यून अभी भी फरार था। उधर पुलिस चीफ कमिश्नर के पास जाता है और कहता है आपको उसे रोकना चाहिए। वो शैतान को रोकने के लिए खुद शैतान नहीं बन सकता। आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि कानून को हाथ में लेना गलत है, पर कमिश्नर पहले ही कोशिश कर चुका था। वो उसे किम के बारे में सब कुछ बता देता है, जिसके बाद पुलिस उसे भी ढूंढने लगी। इसी बीच हम ह्यून को देखते हैं, जो अब खतरे से बाहर था। किम का दोस्त कहता है कि अब इस कमीने को पुलिस के हवाले कर देते हैं, पर किम अब बहुत आगे निकल चुका था। उसने सू से वादा किया था कि वो उस कमीने को वही दर्द देगा जो उसने उसे दिया था। उसका दोस्त पूछता है अच्छा वो कैप्सूल काम तो कर रहा है ना, पर किम ने उसे तुरंत चुप करा दिया। वो चेक करता है कि कहीं वो होश में तो नहीं, पर उसका दोस्त बोला चिंता मत कीजिए, ये अभी दूसरी दुनिया में है, कम से कम एक दिन और बेहोश रहेगा। पर अफसोस उसका ये अंदाजा गलत था। ह्यून कब से होश में ही था और वो उनकी सारी बातें सुन लेता है। इस बार उन्होंने उसे छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। जब ह्यून को होश आया तो वो खुशी के मारे मुस्कुराने लगता है, क्योंकि अब उसे पता था कि जीपीएस ट्रैकर उसके पेट में है। ह्यून कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम अभी मुझे सुन रहे हो। सच कहूँ तो मुझे बहुत मजा आया, ऐसा लगा जैसे जन्नत की सैर हो गई। पर तुमने एक गलती कर दी, तुमने मुझे बेवकूफ समझने की गलती कर दी। अब तुम्हें पछतावा होगा कि तुमने मुझे मार क्यों नहीं डाला। इसके बाद ह्यून मेडिकल स्टोर में घुसकर पेट साफ करने की दवा ढूंढने लगता है। इसी बीच उसने किम को बताया कि तुम्हारी होने वाली बीवी ने मरने से पहले कहा था कि वो प्रेग्नेंट है। उसने अपनी जिंदगी के लिए मुझसे भीख मांगी थी। ये सब नहीं पता होगा ना तुम्हें। सू प्रेग्नेंट थी ये जानते ही किम अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। जब तक वो मेडिकल पहुंचा ह्यून वहां से फरार हो चुका था। किम जल्दी से घायल केमिस्ट के लिए एम्बुलेंस बुलाता है, लेकिन तब तक ह्यून अपनी चाल चल चुका था। उसने टॉयलेट में जाकर अपना पूरा पेट खाली कर दिया और उस कैप्सूल को बाहर निकाला। इसके बाद किम को गुमराह करने के लिए वो एक आदमी को पीट पीट कर उसके मुंह में कैप्सूल डाल देता है, ताकि वो उसे पकड़ ना सके। ह्यून एक बार फिर उसके हाथ से बच के निकल जाता है और अब तो उसे ये भी नहीं पता था कि वो किस ओर जा रहा है। किम सीधा उस हॉस्पिटल की ओर रुख करता है जहाँ उसके दोस्त को एडमिट किया गया था। उसने ताइजू से पूछा जल्दी बता तेरा दोस्त कहाँ गया है, पर ताइजू बोला तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। वो हमेशा एक कदम आगे रहता है, पहले वो लड़की, फिर उसका परिवार और फिर वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर देगा। वो ये भी कहता है कि उसने तेरी मंगेतर को मारने से पहले उसके साथ वो सब किया था जिसमें उसे मजा आता है। और ये कहकर वो पागलों की तरह हंसने लगा, जो देख किम को इतना गुस्सा आता है कि उसने ताइजू के मुंह को बीच से फाड़ दिया। किम ने चीफ को कॉल करके बताया कि ह्यून सू के घर जा रहा है, जिसके बाद पूरी पुलिस फोर्स तुरंत उसके घर की ओर रवाना हो जाती है। उन्हें खतरे से आगाह करने के लिए किम ने कमिश्नर को फोन लगाया, लेकिन तब तक ह्यून उनके घर तक पहुंच चुका था। ह्यून उन्हें मार मार कर अधमरा कर देता है और खुद को पुलिस के हवाले करने ही वाला था कि तभी वहां सू की छोटी बहन सियोन आ जाती है। उसने अपने डैड को आवाज लगाई, पर उसे सामने से कोई जवाब नहीं आया। ह्यून जो अंधेर में छिपकर उस पर घात लगाए बैठा था, उसे देखते ही किसी वहशी जानवर की तरह उस पर टूट पड़ता है।
किम जब क्राइम साइट पर पहुंचा तो उसने देखा कि ह्यून ने कमिश्नर को जिंदा छोड़ दिया था और उनकी छोटी बेटी अब उसके पास है। वो दरिंदा उसके साथ क्या करेगा ये सोचकर किम रोने लगता है। पुलिस को भी कोई आइडिया नहीं था कि वो उसे कहाँ ले गया, लेकिन तभी चीफ को ह्यून का कॉल आया जो उसे किम को फोन देने को कहता है। उसने किम को एक एड्रेस बताया और जब पुलिस उसके बताए हुए एड्रेस पर पहुंची तो उन्हें वहां कमिश्नर की बेटी की लाश कूड़े में पड़ी मिलती है। उस कमीने ह्यून ने पहले उसका रेप किया और फिर उसे मारकर फेंक दिया। उसका अगला कदम था कि वो पुलिस को सरेंडर कर देगा ताकि किम कभी अपना बदला ना ले सके। शहर की सारी पुलिस उसकी बताई हुई लोकेशन पर तैनात हो जाती है। कुछ देर में वहाँ एक कार आकर रुकी जिसमें से ह्यून बाहर निकलता है। खून में लथपथ ह्यून को अपने किए का जरा भी पछतावा नहीं था। उल्टा वो तो खुश था कि अब वो कानून की आड़ में किम से हमेशा बचा रहेगा। लेकिन पुलिस के साथ साथ किम भी उसका वहीं खड़ा इंतजार कर रहा था। पुलिस उसे अरेस्ट कर पाती उससे पहले ही किम उसे अपने साथ ले गया। वो ह्यून को उसी जगह पर ले जाता है जहाँ वो लड़कियों को बेरहमी से काटा करता था। बस फर्क इतना था कि आज सूली पर मासूम लोगों के सर के बजाय उसका सर रखा हुआ था। जब ह्यून को होश आया तो उसने अपने आप को सर काटने वाले हथियार से बंधा हुआ पाया। किम कहता है तुम बिल्कुल सही थे, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन इस बार गलती नहीं होगी। किम जलती हुई सिगरेट उसके घाव पर रख देता है जिससे ह्यून दर्द में चिल्ला पड़ा। पर वो बस यही नहीं रुकता, उसने ह्यून के मुंह में लोहे की रॉड घुसा दी। ह्यून कहता है मार डाल मुझे अभी मार डाल। पर किम बोला इतनी जल्दी नहीं, ये इतना आसान होता तो मैं तुझे पहले ही मार देता। मैं तुझे तब मारूंगा जब तुझे सबसे ज्यादा दर्द होगा। इतना दर्द होगा कि डर के मारे तुम कांप रहे होगे, क्योंकि वही मेरा असली बदला होगा। पर उसकी बातें सुनकर ह्यून उस पर हंसने लगता है। मौत उसके सर पर लटक रही थी, लेकिन अभी तक उसकी आंखों में डर का नामो निशान नहीं था। वो बोला तेरी समझ से ज्यादा बर्दाश्त कर सकता हूँ, बाकी सब छोड़ और मुद्दे पर आ। तू हमेशा से हारा हुआ था, तुझे क्या लगता है तूने मुझे हरा दिया? भाड़ में जा, तू चाहे कुछ भी कर ले, तू चाहे जो भी कर ले, मुझसे तुझे कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए तू अपनी हार मान ले, समझा? किम चाहता था कि वो मरने के बाद भी तड़पता रहे, लेकिन वो ये कैसे करेगा उसने उसे बताया ही नहीं। किम बाहर से दरवाजा बंद करके वहाँ से जाने लगता है, पर तभी हम एक कार को देखते हैं जो ह्यून के घर के बाहर आकर रुकी। ह्यून के माता पिता और उसका बेटा उससे मिलने आए थे, पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये सब एक जाल है। किम ने ह्यून के मुंह में एक रस्सी बांध रखी थी जिसका सीधा कनेक्शन उस दरवाजे से था। मतलब अगर उन्होंने गेट खोला तो रस्सी छूट जाएगी और ह्यून का सर धड़ से अलग हो जाएगा। किम अपने ईयरफोन्स लगा लेता है ताकि वो उसके घर वालों की चीखें सुन सके। जल्द ही वो सब दरवाजे पर पहुंच गए। ह्यून को जब पता चला कि बाहर उसका बेटा खड़ा है तो वो उसे दरवाजा खोलने से मना करता है, पर मुंह में रस्सी लगी होने की वजह से उसकी आवाज उन तक नहीं पहुंच पाती। किम उसे जिस दर्द में देखना चाहता था, ह्यून अब उसी दर्द में था। वो अपने ही घर वालों से अपनी जान की भीख मांग रहा था, पर अफसोस उसकी ये आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं होती। उसके बेटे ने जैसे ही दरवाजा खोला, ऊपर लगा ब्लेड नीचे गिर गया और ह्यून के टुकड़े हो गए। अपने बेटे की ये हालत देख ह्यून के माता पिता रोने लगते हैं और ये सब किम वहाँ रखे माइक्रोफोन से सुन रहा था। उसे लगा था कि ऐसा करके उसकी छाती पर रखा बोझ हल्का हो जाएगा, पर अफसोस ऐसा नहीं होता। बदले की आग में वो इतना अंधा हो गया था कि उसकी वजह से कई मासूम लोगों ने अपनी जानें गंवाई। अगर वो वक्त रहते ह्यून को पुलिस के हवाले कर देता तो शायद आज वो सब जिंदा होते। ये सब करके किम अपना मानसिक संतुलन पूरी तरह से खो चुका था और लगता नहीं है कि वो कभी सदमे से उभर पाएगा। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।